ओके, तो वही मौर्यंस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि लिमिट लिमिट है किस चीज में, जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें हमने लिमिट देखी। और यहाँ पर हमने लिटरेचर जो देखे हैं वो तीन मेन है। वो है आपके मेगास्थनीज का, क्या लिखा था उन्होंने, इंडिका, इंडिका। ठीक है, कौटिल्य का, अच्छा, और अशोका के। एडिक्ट्स। ठीक है, तो हमने देख ही लिया था कि जैसे इंडिका के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन में है, तो यहाँ पर एजम्पशन ज्यादा है, राइट। अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम क्या है, अर्थशास्त्र एक स्पेसिफिक है जो प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा देता है। स्पेसिफिक किसमें है, स्टेट क्राफ्ट में। और एडिट्स क्या है, ये स्पेसिफिक एक टाइम ड्यूरेशन में है, स्पेशली अशोकास पीरियड्स, राइट। तो इसीलिए हमने ये लिमिटेशन देखा था। फिर हमने चर्चा करी थी, दूसरे टॉपिक में हमने देखा था व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, यानी कि सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज था। फिर याद करिए उसमें रोमिला थापर का मैंने एक इशू उठाया था। यस, एक सेकेंड ना, आज वो आई थिंक रोमिला थापर का नाम भी आ रखा है न्यूज में, राइट। देखना अब, आई थिंक द हिंदू में पढ़ा मैंने, कहीं पढ़ा, रोमिला थापर ने ऑब्जेक्शन उठा रखा ना नए सिलेबस के रिगार्डिंग, तो खुश नहीं है उस सिलेबस से। ठीक है, वर्षा जी जय हिंद। जय हिंद सर। फिर हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा था सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड, और उसमें मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक था गेरार्ड, GERARD, गेरार्ड फुसमैन, और दूसरा रोमिला थापर। तो इन दोनों का अगर कंसेंसस देखें, इन दोनों की एनालॉगी देखें, तो हमें क्या समझ में आता है कि भैया जो मौर्यन साम्राज्य था वो केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइज्ड भी था, और विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइज भी था। यस और नो। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल? बाउंड्री पे बाहर बाहर। एब्सोल्युटली, पेरिफेरल होता है बाहर वाला। तो वहां पर कैसा था, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। अश्विन मैम जय हिंद। जय हिंद सर। और फिर हमने ये भी देखा, फिर ठीक है, फिर हमने डिफरेंस बिटवीन एम्पायर देखा, और कौटिल्यास का मेमोयर देखा। याद करो, मैंने कौटिल्यास का मेमोयर की बात करी थी। मेमोयर क्या होता है, व्हाट इज मेमोयर? स्पेसिफिक ऑटोबायोग्राफी। एब्सोल्युटली, ठीक है। और फिर मैंने यहीं पर देखो कौटिल्यास के जो मेमोयर है, फिर साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, सप्तांग राज्य पढ़ा था ना। कौटिल्य ने किसकी बात करी है, सप्तरंग राज्य। ठीक है। और याद करिए यहाँ पर जो इसमें जो अंग लगा हुआ है, अंग, अंग को आप किस नाम से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रकृति। प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, ठीक है। अगर अंगास है तो प्रकृति, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां तक पढ़ा था। और फिर हमने चर्चा करी थी कि वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी या नहीं थी, इस पे चर्चा करी थी। और फिर मैंने आपको यहाँ पर चर्चा कराई थी, अब आई थिंक हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है, जिसमें हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, सिमिलैरिटी बिटवीन बिटवीन अर्थशास्त्र एंड अशोका। अब अशोका में देखो, है ना, अब अशोका के केस में हमें दो चीजें समझनी होगी। एक तो अशोका के एडिक्ट्स, या ऐसे को ऐसे समझो, हाँ, अशोका के एडिक्ट्स, क्योंकि विचार हमें कहाँ मिलते हैं, अशोका के एडिक्ट्स। पर एडिक्ट्स को भी आप दो में डिवाइड करेंगे, कैसे, क्योंकि एक तो वहां पर बुद्धिज्म आपको दिखाई देता है, बुद्धिज्म की विचारधारा, प्लस उसमें उसकी खुद की विचारधारा, ओन प्रिंसिपल्स, है ना। धम्मा में ऐसा नहीं था कि केवल बुद्धिज्म की बातें नहीं लिखी थी, अशोका ने अपने विचार भी दिए थे, राइट। तो इस पे हमने चर्चा करनी है आज, ठीक है। इसमें काफी डेटा आपको एग्जाम के लिए भी मिलता है, और इसमें थोड़ी बहुत चर्चा हमारी हो चुकी थी। पूनम जय हिंद। जय हिंद सर। तो आइए चर्चा करते हैं एक बार
सिमिलैरिटी बिटवीन अर्थशास्त्र एंड अशोकास आइडियाज। ये आपके डायरेक्ट मीन्स के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट मीन्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे सिमिलरिटी पूछते हैं और यहीं से आपके जितने भी टर्म्स आएंगे वो आपके वनडे के एग्जाम या प्री में काम आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से, अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य। ठीक है, और मैं चाहता हूं अब आपने इसको जवाब थोड़ा मेच्योरिटी के साथ देना है, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने नहीं लिखी। मानते हो ये बात? अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप सिविल्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप सीधे ये बोल देंगे? और वनडे वाला भी क्या बोलेगा? अगर मैं यही क्वेश्चन किसी सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है, एसएससी की जो तैयारी कर रहा है, आपको क्या लग रहा? अगर ये क्वेश्चन मैंने उससे पूछा होता तो आपके और उसके उत्तर में, आंसर में डिफरेंस होता? नो सर। तो आपका आंसर यही क्यों आ रहा? आपका आंसर आना चाहिए सर, वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है चाणक्य ने लिखी है या कौटिल्य ने लिखी है विष्णुगुप्त। सर आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त और क्या है, कौटिल्य एक ही है। बट फैक्ट के साथ, जितना भी आपको फैक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसके साथ एग्जाम्पल देके सर कहीं कहीं पर ये इस किताब के अनुसार इसमें थोड़ा संदेह है, इस तरह से आपने आंसर देना है। तो ऑब्वियसली सामने वाले को पता चल गया कि आपने इसको डेप्थ में पढ़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना ऐसे बोल के तो आप, है ना, आप सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस लेवल की तैयारी करी है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब जरा सिमिलरिटी ढूंढते हैं। तो यहां पर सिमिलरिटी ढूंढने के लिए हम शुरुआत करेंगे कि अशोका जो है, ठीक है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं किससे, अर्थशास्त्र से, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि अशोका ने ज्यादा जो फोकस किया हुआ है वो उसके ओन आइडियाज पे किया है, ओन आइडियाज पे। अभी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, उसके ओन आइडियाज पे। वहीं पर अर्थशास्त्र में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? अर्थशास्त्र में आपको यह डिफरेंस दिखता है कि वहां पर कौटिल्य का जो तजुर्बा है, यानी कि कौटिल्य का भी यहां पर ओन आइडिया हो गया, उस पर चर्चा की गई है। अब डिफरेंस देखो क्या दिख रहा है, दोनों के ओन आइडियाज हैं, पर कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट की बात करी है। किसकी करी है? मतलब उसने राज्य को प्रायोरिटी दी है, ठीक है, और अशोका ने ज्यादातर इंडिविजुअल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो आगे चल के जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, याद करिए, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी हुई है, आपको पता है कुछ फिलोसफर हमारे इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअलिस्टिक वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आई रिपीट, इंडिविजुअलिस्टिक वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब आप मुझे बताइए, अशोका और अर्थशास्त्र में क्या दिखता है आपको, किसने ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बातें करी हैं? अशोका। एब्सोल्युटली राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? किरण जी, वर्षा जी, पूनम जी। हाँ जी सर। अब मैं अशोका की बात करूं, अशोका ने जो उसके सिद्धांत हैं, आइडियल्स हैं, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? पैटर्नलिस्टिक दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? पैटर्नलिस्टिक। यानी कि हमारी सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्की। एक ही बात है, पैटर्नलिस्टिक। अब कैसे पता चलता है कि अशोका के आइडियाज जो हैं वो पैटर्नलिस्टिक हैं? कैसे? अगर इसमें आप रॉक एडिक्ट 1 पढ़ते हैं, रॉक एडिक्ट्स 1 पढ़ते हैं, अब देखो, अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, अगर मैं रॉक्स में नंबरिंग दे रहा हूं तो ये कौन सा रॉक है, माइनर या मेजर? एब्सोल्युटली। और ये भी आपको शायद मैंने बता दिया है कि अशोका ने कभी नंबरिंग नहीं दी थी। अशोका ने कभी भी नंबर 1 2, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट हमारे 14 हैं, मेजर पिलर हमारे 7 हैं, तो इस तरह से रैंकिंग कभी अशोका ने नहीं दी है। वो तो हमारे जो हिस्टोरियन है, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने रैंकिंग दी हुई है, जिससे कि कोई भी रिसर्च करे
तो अगर वो अपनी कोई भी थीसिस निकालता है तो वो क्लियर रहे कि अगर कोई रिसर्च रॉक नंबर 6 में कर रहा है तो वो 6 ही रहे। तो ये जो रैंकिंग दी गई है ये स्कॉलर्स के द्वारा दी गई है, अशोका ने कोई रैंकिंग नहीं दी थी। क्या मैं समझा पाया? क्लियर है? यस। तो रॉक एडिक्ट 1 और रॉक एडिक्ट 2 को जब आप लेंगे एक साथ, ठीक है, रॉक एडिक्ट 1 और रॉक एडिक्ट 2, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। क्या लिखा हुआ है? ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, आगे और भी चीजें लिखी हैं, बस यहीं से हमें इतना काम हो गया हमारे। यहां पर देखो उसने ये लिखा हुआ मैन, यानी कि विमेन को भी किसमें काउंट किया गया? मैन में। तो इस लाइन से अगर यहां पर ऐसा भी तो लिखा होना चाहिए ऑल विमेन एंड मेन आर माई चिल्ड्रन, पर यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अशोका की एक सोच या एक आदर्श उसका कैसा है? पैट्रियार्कल या मैटरनिटी मैट्रियार्कल? बताओ। पैट्रियार्क। तो ये है, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी आप बात मेंस में लिखते हैं तो याद रखना यहां पर आपको एविडेंस क्या है? रॉक एडिक्ट 1 और रॉक एडिक्ट 2। क्या मैं समझा पाया? पैट्रियार्की के बारे में सिर्फ 1 एंड 2 बोथ में बताया है। वहां पर ये लिखा हुआ है ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, और भी बातें लिखी हुई हैं, तो आप वहां पर मेंस में क्या करना है, क्योंकि आपको तो वर्ड्स बचाने हैं, 150 वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, क्या मतलब होता है इसका? आगे भी है। आगे भी है। किरण जी क्लियर हुआ? यस सर। तो कभी ये होता है ना, कैसे पता चलता है कि एक अशोका जो था वो एक पैटर्नलिस्टिक विचारधारा का था। पैटर्नलिस्टिक वो आदमी होता है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में बिलीव करता है। तो आप कहोगे सिंपल सा, रॉक एडिक्ट 1 और रॉक एडिक्ट 2 में साफ लिखा हुआ है ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। यहाँ पर हमें विमेन शब्द मिसिंग दिखता है, तो यहां से हमें पता चलता है कि अशोका जो है एक पैटर्नलिस्टिक व्यक्ति था, यानी कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलीव करता था। यू हैव योर आंसर। क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलो, अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया, जो हमें अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और क्या है हमारे पास? अगर मैं अशोका को देखूं, अब मैं उठा रहा हूं रॉक एडिक्ट 6। रॉक एडिक्ट 6 में हमें क्या मिलता है? यहां पर जो है अशोका, अशोका स्पीक्स, यहां पर डेब्ट की बात करता है। डेब्ट मतलब क्या होता है? ऋण। ऋण। तो डेब्ट ही ओस, ही ओस टू ऑल एक्सक्यूज मी लिविंग बीइंग। आई डोंट नो मेरा गला क्यों बैठ गया आज। लिविंग बीइंग्स, राइट? अब आपको पता है अशोका ने जब उसने कलिंगा का युद्ध लड़ा था, कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? 261 BC। एब्सोल्युटली। उसके बाद आप जानते हैं उसमें चेंजेस हुए थे, तो उसने कहा कि अब मेरे ऊपर ऋण है, कि लोगों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ठीक है, इसीलिए उसने धम्मा, और वो इसीलिए इंडिविजुअलिस्टिक बना। उसने लोगों को, उसने माना कि लोग सब मेरे ही बच्चे हैं, हर व्यक्ति, और खासकर हर आदमी मेरा व्यक्ति, हर आदमी मेरा बच्चा है। तो मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मतलब डेब्टी हो गया, कि मुझे इनको सही राह पे लाना है और इन सबका ख्याल रखना है और इनको सही राह पे ले जाना है। ये जिम्मेदारी ली किसने? अशोका ने। तो अशोका की ये बात हमें कहां दिखती है? रॉक एडिक्ट 6 में। अब रॉक एडिक्ट 6 में ये भी बताया गया है कि यहां पर उसने सिर्फ इस यहां तक अपनी प्रजा तक ही इसको सीमित नहीं रखा है, अपनी प्रजा तक ही उसने सीमित नहीं रखा है। यहां पर जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन जो है वो ओन सब्जेक्ट तक ही नहीं है। ओन सब्जेक्ट मतलब खुद की प्रजा तक ही नहीं है, ओन सब्जेक्ट तक ही नहीं है। ठीक है, तक ही नहीं है। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि इसी रॉक एडिक्ट 6 में अगर साथ साथ मैं रॉक एडिक्ट 2 को भी पढ़ूं, रॉक एडिक्ट 2, RE2 मतलब रॉक एडिक्ट 2 को पढ़ूं, तो वहां पर हमें क्या दिखता है कि उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज जो हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है। धम्मा लिखा हुआ है रॉक एडिक्ट 2 में। क्या लिखा है? मैंने क्या बोला है? जैसे ये एरिया है, मानते हैं ये साम्राज्य है किसका? मौर्यन का। तो ये वाला एरिया जो बॉर्डर वाला एरिया है, इसके आसपास के एरियाज के लिए भी उन्होंने वहां के लोगों के लिए जिम्मेदारी लिखी है कि आपने ऐसा करना है, आपने वैसा करना है, इस तरह से। और ये डिफाइन है आपका रॉक एडिक्ट 2 में।
तो यहां से आपको ये समझ में आया है कि आपने ये याद रखना है कि अशोका ने केवल अपनी सीमा के लोगों तक ही अपने विचारों को नहीं फैलाया, उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज के आसपास वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वहां तक भी उनके लिए भी जिम्मेदारी दी। उनको लगता था ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहां से पता चलता है? रॉक एडिक्ट सेकंड से। क्या मैं समझा पाया? ये सुन लो। सर एक बार ये आप पूरा दोबारा बताओगे 6 और सेकंड। ये है आपका 6, ठीक है। 6 में उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग रहते हैं मेरे एरिया में, ठीक है, वो मेरे वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। उनको सही राह पे लाना मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने देखा होगा जो भी आपके रॉक एडिक्ट्स होते हैं, उनमें उन्होंने लोगों के कर्तव्य की बात भी करी है। लोगों ने क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या करना चाहिए, अगर कोई लोग गलत काम करेंगे तो उनको हम दंड भी देंगे, ठीक है। पर रॉक एडिक्ट 2 में क्या है, जैसे ये एरिया है, ये बॉर्डर हो गया ना, ये वाला एरिया बॉर्डर हो गया है, तो बॉर्डर के आसपास के एरियाज के लिए भी उन्होंने कहा है कि इन लोगों के लिए भी उन्होंने क्या दिए, नियम दिए हैं। और ये कहां पर है? रॉक एडिक्ट 2 में। यानी कि यहां से आपको क्या एक समझ में आया कि अशोका ने जिम्मेदारी केवल अपने सब्जेक्ट के लिए ही नहीं देखी थी, अपनी प्रजा के लिए, बकायदा जो आसपास के एरिया थे उनको भी वो लोग चाहता था, अशोका चाहता था कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। मेरी बात समझ में आ रही है? जिम्मेदारी से यहाँ क्या मतलब है? एक एक करके पहले कौन बोल रहा है? किरण जी बोलिए, क्या कहा आपने? सिर्फ जिम्मेदारी से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब क्या होता है? देखो, एक पिता के ऊपर अपनी बेटी की क्या होती है? जिम्मेदारी। अब बेटे ने, अगर बेटा जुवेनाइल है, अगर उसने किसी को टक्कर मार दी, कौन जिम्मेदार होगा? अगर मानते हैं 10,000 का, मतलब 10 लाख का खर्चा आ गया है, कौन करेगा, बेटा या बाप? फादर। ये डेब्ट किस पे आएगा? फादर। अब डेब्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि फादर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज सन। अब समझ में आया? यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? सर मैं यही डेप्थ का मतलब पूछ रही थी कि अशोका डेप्थ का मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जिम्मेदारी। डेब्ट मतलब होता है ऋण, कि मेरे मेरे ऊपर ऋण है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है लोगों की, और लोगों को सही राह पे लाना, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तभी तो उन्होंने धम्मा दिया, धम्म दिया, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ पर? तो रॉक एडिक्ट 6 और रॉक एडिक्ट सेकंड समझ में आ गया। तो रॉक एडिक्ट सेकंड में मैंने दिखाया आपको कि वो थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क की भी बात कर रहा है। क्या अर्थशास्त्र में ऐसे पड़ोसी मुल्कों के बारे में कुछ बात बताई गई थी? मतलब ही नहीं होता। क्लियर है ना सबको? यस। बाकी लोग को, पूनम जी, वर्षा जी? यस। चलो गुड। जी सर। ठीक है। अब रॉक एडिक्ट 2 में एक बात और बताई गई है, ठीक है। रॉक एडिक्ट 2 में एक बात और बताई गई है, वो बताया गया है देखो, रॉक एडिक्ट 2 में एक बात बताई गई है कि उन्हीं उन्हीं ऑफेंसेस को, उन्हीं अपराधों को माफ किया जाएगा, फॉरगिव किया जाएगा, जो फॉरगिवनेस के लायक होंगे, फॉरगिवनेस के लायक होंगे, ठीक है, लायक होंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? रॉक एडिक्ट 2 में एक बात हमें और दिखती कि वही अपराध माफ किए जाएंगे जो माफी के लायक होंगे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अशोका टिट फॉर टैट वाला बंदा था, ठीक है। यानी कि मानते हैं जैसे किसी ने किसी को मार दिया, उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया, बिल्कुल जान से मार दिया, तो आपको क्या लगता है अशोका उसे माफ कर देगा? मतलब ही नहीं होता, क्योंकि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो माफी लायक नहीं होते हैं, है ना। और वहां पर देखो, आप कुछ ऑफेंस है, किसी ने चोरी करी, मानते हैं रोटी या ब्रेड को चोर के ले गया, और बाद में पता चला उसने इसलिए चोरी करी क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है, उसकी घर में उसकी माँ या उसकी बहन जो है वो भूखी है, तो इसलिए उसने चोरी करी। तो ये चोरी जस्टिफाइड हो गई, ये चोरी जस्टिफाइड होगी ना, क्योंकि एथिकली ये सही है ना। एक ब्रेड से उस आदमी का क्या जा रहा, दुकानदार का, तो उसने एक ब्रेड लाके अपने घर में ले आई, तो ये चोरी जो है ये माफी के लायक है या नहीं है, बताइए? यस। है ना, ये चोरी माफी के लायक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो अशोका है वो किस फिलॉसफी में ज्यादा बात करता था? जैसे आर्टिकल 14 में आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो वो ज्यादा हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यस और नो?
वहां पर हम जरूर देखते हैं कि जो अपराध हुआ है वो किस लेवल का है। अगर वो अपराध ठीक है, जस्टिफाइड हो सकता है, तो उसको हम माफ कर सकते हैं। पर इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, कानून के समक्ष सब सेम है। चोरी तो चोरी होगी, आगे हम कोई बात ही नहीं करेंगे, चोरी मतलब चोरी। अब यहां पर भी आपको मैंने चोरी दिखाई एग्जाम्पल से, पर आपको समझ में आ गया ना, ये चोरी एक जस्टिफाइड है। उसका इंटेंशन जो था वो अपने माँ बाप को या अपने जो भी है उनको, उनकी भूख खत्म करने का था। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि रॉक एडिक्ट सेकंड से आपको क्या समझ में आ रहा, अशोका का जो कानून व्यवस्था थी, ठीक है, या अशोका का जो जुडिशियल सिस्टम था, वो जिस सिद्धांतों पे चलता था, वो चलता था, जस्टिफिकेशन पे ज्यादा चलता था। उन अपराधों को माफ कर दिया जाता था जो अपराध माफ करने लायक है, यानी कि सुनवाई होती होगी ना, वो जस्टिफाई करने के लिए कहता होगा उससे। और जो अपराध ऐसे हैं जो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो माफ नहीं किए जाएंगे, राइट। और इसका बिल्कुल एग्जाम्पल आज भी हमें दिखता है। इसीलिए अपराधों को दो में डिवाइड किया जाता है, हीनियस क्राइम और नॉन हीनियस क्राइम। जैसे जो मर्डर होता है, रेप होता है, वो हीनियस क्राइम होता है, वो माफी लायक होता ही नहीं है। पर जैसे कि इसके अलावा जो क्राइम होते हैं वो माफी लायक हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ये देखो, ये अब आपको समझ में आ रहा है, ये चीज आपको बुक में नहीं मिलती है, अचानक मैंने इसको आर्टिकल 14 में डाल दिया। ये एक तजुर्बे से आता है, ये तजुर्बा आप लोगों ने मेरा पकड़ लेना है। तो रॉक एडिक्ट 2 समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन है कि अशोका की न्याय प्रणाली कैसी थी, तो आप अपना जवाब दोगे, पर आधार भी तो दोगे। रॉक एडिक्ट 2 बताओगे, और रॉक एडिक्ट 2 में क्या लिखा है, उन्हीं अपराधों को माफ किया जाएगा जो माफी लायक होंगे, उन अपराधों को माफ नहीं किया जाएगा जो माफी लायक नहीं होंगे। ठीक है, और वहीं पर आप अर्थशास्त्र को देखोगे, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, उसमें तो दंड इज दंड। ठीक है, क्या मैं क्लियर हुआ? अब आपको जो मैंने बताया डिफरेंसेस सारे, उसमें ज्यादा मैंने फोकस किस पे रखा है, अशोका पे, आपने देखा होगा, राइट। ज्यादा फोकस किस में रखा है, और ज्यादातर मैंने आधार लिया रॉक एडिक्ट 6 एंड रॉक एडिक्ट 2 का। तो यानी कि जो भी मैंने फोकस लिया, ऑब्वियसली ये बातें आपके अर्थशास्त्र में नहीं दिखती हैं, अर्थशास्त्र में नहीं दिखती हैं। क्या मैं क्लियर हूं? यहां से सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है हमारा, देखो, काउंसल्स का जिक्र किया गया है। काउंसल्स का, काउंसल्स मतलब आप समझते हैं परिषद, काउंसल्स का मतलब होता है परिषद। अब काउंसल्स को हम एक डिफरेंट लिटरेचर के हिसाब से समझेंगे, डिफरेंट लिटरेचर। अब यानी कि जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं वो परिषद की होगी, और अलग अलग साहित्य को हम उठाएंगे, हम इंडिका को उठाएंगे, हम अर्थशास्त्र को उठाएंगे, राइट, इस तरह से। अब लेट्स सी क्या है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले यहां पर हम देखेंगे जो आपका दूसरा सेकंड प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या हुआ, है ना। तो यहां पर अगर मैंने सेकंड प्रकृति बोला, तो आपको समझ में आ गया मैं रेफरेंस किसका दे रहा हूं, अर्थ अर्थशास्त्र। शास्त्र का। मैं रेफरेंस किस साहित्य का दे रहा हूं, अर्थ शास्त्र का। और अब अच्छी तरह जानते हैं सेकंड प्रकृति क्या है, अमत्य। क्या है, मात्य। अमात्य है या नहीं है, बताओ। अमात्य मतलब क्या होता है, मिनिस्टर्स। और आपको याद होगा, ये मैंने ऑलरेडी चर्चा करी थी, अगर आपको याद हो, ये एक अम्ब्रेला शब्द है, याद आ रहा, प्रीवियस क्लास में बार बार रिपीट हो रहा है, अम्ब्रेला शब्द है। और इसमें मैंने बड़ी अच्छी चर्चा करी थी। इसमें आपको दो वर्ड दिखाई देते हैं, पहला और दूसरा क्या था बताइए, वो मंत्रा परिषद मंत्री। और एक मंत्री परिषद, याद आ रहा, यस। ठीक है। तो मंत्रा परिषद और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस था, इसमें सर इस एक जैसे आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मंत्रा परिषद और यहां पर मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्रा परिषद, मंत्री परिषद। मंत्रा परिषद क्या था, ये स्मॉल था, नंबरिंग में क्या था, स्मॉल। और ये नंबरिंग में क्या था, कंपैरेटिवली लार्ज। और आपको याद होगा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो स्मॉल होता है उसके पावर ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा।
तो इसको मैं डाल रहा हूं इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसको मैं डाल रहा हूं आपके क्विनरी में। अब आप समझ गए क्विनरी में अगर मैं इसे डाल रहा हूं तो क्या है ये लोग? ब्यूरोक्रेट। क्या मैं कह सकता हूं कि ये लोग एडवाइस देते होंगे राजा को? यस सर। ठीक है, ये लोग एडवाइस देते थे किसको? राजा को। और जो मंत्रा है ये लार्ज है तो पावर में ये कम होंगे कंपैरेटिवली, तो ये लोग ज्यादातर एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते थे। किस लेवल में काम करते थे? जो भी निर्णय ले लिया गया है अब उस पर तुमने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो मंत्रा मंत्री सबको समझ में आ गया ना? बाकी लोग को एक बार बता दीजिए, यस और नो। एक आई डोंट नो मेरे गले में क्या हो गया। यस। चलो याद रखना। अब यहीं पर मैं एक दूसरा साहित्य उठा रहा हूं। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। पतंजलि। अब इसका डेटा उठाते हैं। ठीक है, ये रिफर करता है किसको? सभा को। सभा ऑफ चंद्रगुप्त। किसको रिफर करता है? सभा ऑफ चंद्रगुप्त। ठीक है, वैसे जी इसमें स्मॉल आएगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, सभा ऑफ चंद्रगुप्त को। और यहां पर ये कहते हैं कि एक सभा थी चंद्रगुप्त की, काफी संख्या में काफी बड़ी थी, लार्ज थी ये काफी। ठीक है, तो यहां पर भी देखो पतंजलि में भी सभा की बात की गई है, पर सभा को किससे जोड़ा गया है? चंद्रगुप्त। ठीक है, यहां पर याद रखना। और यहां पर सभा को बताया गया है काफी बड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शब्द याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, संबोली। SUMBOULOI, आई गेस यही है ना? हाँ, संबोली, SUMBOULOI, संबोली। ये शब्द क्या है देखते हैं। ऑफ मेगास्थनीस, ऑफ मेगास्थनीस। ठीक है, तो ये जो मेगास्थनीस ने संबोली शब्द का इस्तेमाल किया है, ये जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने रेफर किया है, हमारे स्कॉलर्स ने रेफर किया है कि ये जो है ये भी परिषद को ही दर्शाता है। कौन सा शब्द? संबोली। क्या मैं समझा पाया? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्लियर है सबको? यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट, अशोका का रॉक एडिक्ट 3। अगर मैं रॉक एडिक्ट 3 को लूं तो ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट बताता है कि भैया एक शब्द पलीसा, पलीसा, PALISA या परीसा, PARISA, पलीसा या पलीसा। ठीक है, तो इसको भी हमारे स्कॉलर्स कहते हैं, यहां पर इनका तात्पर्य है परिषद से। किससे? तो पलीसा या परीसा जो है, जो रॉक एडिक्ट 3 में हमें दिखता है, उसका भी तात्पर्य किससे है? परिषद से। ठीक है, और ये जो था यहां पर और बताया गया है, रॉक एडिक्ट 3 में तो बातें लिखी है ना सारा कि क्या किसका क्या जिम्मेदारी होगी, क्या होगा। तो यहां पर बताया गया जो पलीसा है या परिसा है, ये डायरेक्ट करेगी, दिशा निर्देश देगी डायरेक्ट टू दी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स known as युक्तास। ये इंपॉर्टेंट है, युक्तास। ठीक है, युक्तास, और इसको युतास भी लिखा है कहीं पर। ठीक है, युतास एक ही बात है, युक्तास बोलें या युतास बोलें, हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ये एक ही बात है। तो मैंने क्या बोला है, रॉक एडिक्ट 3 में एक पलीसा या परिषा की बात की गई है, जिसे स्कॉलर्स परिषद ही मानते हैं। और पलीसा का वो डायरेक्ट कर सकते थे किसको? ऑफिसर्स को। और ये ऑफिसर्स कौन से हैं? युक्तास या युतास। क्या मैं समझा पाया? सर एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ठीक है, रॉक एडिक्ट 3 ने भी एक शब्द बताया है, पलीसा और परिषा। तो हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ये परिषदी है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जो पलीसा या परिसा है, ये डायरेक्ट करता है ऑफिसर्स को कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं। और ये ऑफिसर्स कौन से हैं? युक्तास। कौन से ऑफिसर्स हैं? युक्तास। समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया ना?
तो यहां से देखो एग्जाम वाइज आपके क्वेश्चन क्या बन गए। क्वेश्चन ये बन गया कि युक्तास कौन थे, ये किससे संबंधित हैं, रिलेटेड किससे हैं, तो मौर्यन साम्राज्य से हैं। युक्तास क्या है, मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर युक्तास का जिक्र कहां मिलता है, रॉकेट से। समझ में आ रही। तो इस तरह से आपने अपने जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो इसी में से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप दिमाग लगाइए और क्वेश्चंस निकालिए। तभी तो मैं कह रहा हूं नोट्स चेक ही नहीं कराते हो तुम लोग अपने, ठीक है। किरण जी क्लियर है, यस सर। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब ऐसे ही रॉक एडिक्ट 6 की बात मैं करूं, ठीक है, किसकी, रॉक एडिक्ट 6 की अगर मैं बात करूं तो रॉक एडिक्ट 6 में क्या है कि यहां पर बताया गया है द किंग states that he should be informed he should be informed immediately या जिसे आप immediately भी बोलते हैं, if any dispute arises if any dispute arises among परिषद, ठीक है। तो यहां पर रॉक एडिक्ट 6 में साफ लिखा हुआ है कि जब भी परिषदों के बीच कोई मतभेद हो जाता है, ठीक है, परिषद अपना कोई काम कर रहे हैं, उससे डेलिब्रेट कर रहे हैं और आपस में इनका कोई विवाद हो गया है, तो सीधे ये जिम्मेदारी किंग, ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, किंग को। इसका मतलब क्या हुआ, जिम्मेदार कौन होगा, हाईएस्ट अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। तो इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो आप। मुझे एक बार बताओ, मैंने कहा था जैसे ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इसमें पानी बह रहा है, तो जब ये इंटर वाटर डिस्प्यूट होता है तो ये मुद्दा कहां जाता है आज के समय पर, बताओ। जब भी इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट होगा, क्या ये राज्य के पास जाएगा या सेंटर के पास, सेंटर के। तो यहां से और इससे मैच हो गया, डेटा मैच कर रहा है। अगर कोई भी परिषदों के बीच विवाद हो जाएगा तो वो डायरेक्ट मैटर किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास या राजा के पास, राजा। राजा के राजा। पास। और आज के हिसाब से क्या मैं कह सकता हूं, किंग मतलब उस समय का किंग, आजकल का सेंटर ज्यादा पावरफुल है ठीक है। और उस समय का गवर्नर जो राज्यों में प्रांतों में बैठते थे, आज के समय में स्टेट्स। तो आप देखो इंटर वाटर डिस्प्यूट जो होता है वो कहां जाता है, सेंटर में या स्टेट में। तो आपने देखा कि जब भी इन्होंने कहा है कि आपस में जब परिषदों का विवाद हो जाएगा तो ये सीधे मुद्दा राजा के पास जाएगा, ये साफ बोला है। तो इसीलिए आज भी देखिए इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्ट मैटर कहां चला जाता है। क्लियर हो रहा है सबको, यस सर। ठीक है चलो, अब एक है जैसे एक मैंने संबोली शब्द आपको बताया था, इसको लिख देता हूं साथ साथ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक मैंने एक शब्द आपको बताया था संबोली, ठीक है, SUMBOULOI, एक शब्द ये बताया था ना संबोली, SUMBOULOI। एक साथ साथ में एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सुनेड्रॉय, SUNE, सुनेड्रॉय, DROI। मैं रिपीट कर रहा हूं, SUNEDROI, सुनेड्रॉय। तो नाम से पता चल गया होगा ये वर्ड किसने इस्तेमाल किया होगा, मैगस्थनीज ने, ठीक है। अब इसका क्या तात्पर्य था, तो यहां पर मैगस्थनीज का सुनेड्रॉय से मतलब था परिषद, यहां पर भी क्या कहेंगे, परिषद, ठीक है। ऐसे लोग जो एक साथ बैठते थे और उनका उद्देश्य कॉमन होता था। सुनेड्रॉय को उसने कहा है, सुनेड्रॉय के बारे में उसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, दोज हु सिट टुगेदर those who sit together with common intention। तो परिषद की डेफिनेशन यही तो होती है, मानते हैं ये बात, यस और नो। आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं नगर
आज के हिसाब से नगर पालिका, आगे क्या लिखूं? परिषद। अब मुझे बताइए, नगर पालिका परिषद जो होती है, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, है ना, ऑब्वियसली आप किसी डिस्ट्रिक्ट में, शहर में रहते होंगे, तो आपकी अपनी नगर पालिका परिषद है या नहीं है, बताओ? होगा ना, या तो आप नगर निगम के हिस्से में होंगे या आप नगर पालिका में होंगे, मानते हैं ना ये बात? वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। अब नगर निगम में भी हो सकते हैं, यस और नो, अगर आप यस शहर में रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, चाहे वो नगर पालिका है या नगर निगम है, वहां पर कुछ लोग निर्वाचित होके जाते हैं, तो वो आपस में जब भी कोई मीटिंग होती है साथ बैठते हैं, यस और नो? बैठते हैं साहब। अब क्वेश्चन है, क्या वो उनका इंटेंशन कॉमन होता है? ऑब्वियसली उनका काम क्या है, जो भी एरिया उनके अंडर आता है, जो भी एरिया उनके अंडर आता है, उस एरिया की साफ सफाई, उस एरिया की जो भी समस्याएं हैं, उसको देखना, मानते हैं ना ये बात? तो क्या है, सुनेड्रॉय को मेगास्थनीज ने क्या बताया है, दोज हु सिट टुगेदर विद कॉमन इंटेंशन। तो यहीं से हमारे स्कॉलर्स ने कहा कि सुनेड्रॉय का जो मतलब है वो परिषद है। अब मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो आपको अब हमने क्या देखा, आपको मैंने दिखाया, चाहे वो रॉक एडिक्ट 6 था, ठीक है, चाहे वो रॉक एडिक्ट 3 था, चाहे वो मेगास्थनीज द्वारा इस्तेमाल शब्द संबोली था, चाहे वो मेगास्थनीज द्वारा इस्तेमाल वर्ड सनेड्रॉय था, ठीक है, चाहे वो आपका पतंजलि का महाभाष्य था जहां पर सभा और चंद्रगुप्त की बात की गई है। तो इन सभी मुद्दों से आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे मौर्यन साम्राज्य में जो काम होते थे वो परिषद के द्वारा होते थे। गाइस एक सेकेंड ना, किसके द्वारा होते थे? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ भाभी, मैं क्लास में भी करता हूँ, 20 मिनट कर रहा हूँ। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस और नो? यस ठीक है, यस चलो गुड। तो आप समझ पा रहे हो ना कैसे आपने क्वेश्चन भी बाहर निकालना है। नोट्स जितने अच्छे बनाओगे आप, रिकॉर्डिंग सारी रहती है, रिकॉर्डिंग सुन सुन के नोट्स बनाओ और चेक कराओ भाई मुझे, ठीक है? ये नोट्स आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं, क्योंकि जब आप इतना पढ़ रहे हैं, आप में से मेरे साथ काफी टाइम से रह रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि आप लोगों को पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है? कोई नहीं, सिविल्स में भी नहीं हो पा रहा, एक दिन हो जाएगा। बस सिविल्स के साथ अपना क्या है, लेक्चरार की तरफ भी तैयारी करो। अब आई वेटिंग में अगर आपको पढ़ाई से प्यार है, तो जैसे आप लोग काफी समय से मेरे साथ हैं, तो इसका मतलब आपको प्यार है ना पढ़ाई से। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग, क्या कह रहा हूं मैं? तो अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि वो आजीवन काम आए। कल आप कॉलेज में भी लेक्चर देते हैं, तो सामने वाला ऐसा इंप्रेस हो जाए, क्या बात है यार, क्या पढ़ाई कर रखी इस बंदे ने, मानते हो ना? यस सर। तो नोट्स बनाओ ना, तभी तो समझ ही नहीं रहे हो। नोट्स बना के कोई चेक ही नहीं कराता आप में से भी। चलिए, तो आपने देखा कि यहां से ओवरऑल हमने थ्योरी क्या निकाली कि हर साहित्य में हमें एक परिषद दिखता है, और चाहे वो अलग अलग नाम से दिखता है, पर ये श्योर है कि मौर्यन साम्राज्य जो है, वो जो भी निर्णय लेता था उसमें वो सलाह जरूर लेता था, लोगों के समूह में काम करता था। ऑल्दो ये भी सत्य है, फाइनल पावर किसके पास होती थी? किंग किंग के पास। किंग। तो इसीलिए हम वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं, राइट? चलिए गुड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, अब हम एक सिमिलरिटी ढूंढेंगे, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बिटवीन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एडिक्ट्स एंड किसके बीच, अर्थ शास्त्र के बीच, ठीक है? पहले हमने थोड़ा सा डिसिमिलरिटी ढूंढी थी ना, अब सिमिलरिटी ढूंढते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स सी, ठीक है? अच्छा, एक यहां पर एक शब्द आएगा, एक नाम आएगा, राधा गुप्त। एक नाम आ रहा है, राधा गुप्त। क्या ये नाम पहले भी आया था? और ये आपके, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, या तो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं पूछा था ये, राधा गुप्त के बारे में पूछा था। ये किसका कंटेम्पररी था? किसी के पास आइडिया? ये नाम शायद पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये बात मैंने क्या आप लोगों को बताई थी कि बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि उसके बाद अशोका गद्दी पे बैठे, यस सर। है ना? सुसीमा को वो चाहता था सुसीमा गद्दी पे बैठे, पर बिंदुसार का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है राधा गुप्त। क्या नाम है?
बिंदुसार का एक मिनिस्टर है जिसका नाम क्या है बताओ, राधा गुप्त। तो इस मिनिस्टर ने हेल्प करी अशोका की गद्दी में बैठने में। क्या ये बात सत्य है कि अशोका के 100 भाई थे एज पर यस साहित्य? 99 भाई को इसने मारा, एक भाई को छोड़ा। वो भाई कौन था जिसको छोड़ा? गाइस एक सेकंड ना, पानी पी लूं, मेरा गला। तब तक आप लोग आंसर बताइए। हाँ भाई, आंसर मिल गया। 99 भाई को मारा था, नहीं मारा था उसने? टिस्सा। किसको नहीं मारा उसने? टिस्सा को नहीं मारा, टिस्सा को उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? बिंदुसार चाहता था सुसीमा गद्दी पे बैठे, पर आपको पता है अशोका ने क्या करा? विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त ने अशोका की यहां पर मदद करी, और 99 भाई को मारा गया और एक भाई टिस्सा को छोड़ दिया गया। उसके पश्चात गद्दी पे कौन बैठा? अशोका। अब मैंने कहा था यहां पर आपसे समकालीन पूछा गया था कि जो राधा गुप्त है वो किसके समकालीन कंटेम्प्रेरी था, तो आपके पास ऑप्शन दो है, बिंदुसार और अशोका। तो अब ऑब्वियसली ऑप्शन में दोनों तो देगा नहीं, वो या तो चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा या कुछ भी दे देगा, अशोका और बिंदुसार को एक साथ नहीं देगा। अगर उसने बिंदुसार और अशोका को एक साथ दे दिया है तो फिर वो आंसर नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा, क्योंकि राधा गुप्त दोनों का ही क्या है? कंटेम्प्रेरी। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो असल में मिनिस्टर किसके दरबार में था, तो वो ज्यादा मिनिस्टर किसके दरबार में था? बिंदुसार। क्या मैं समझा पाया? बिंदुसार ये सुन यस लो, सर सबको क्लियर हो गया? यस ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे रॉक एडिक्ट 6 को उठा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें भी हमें एक यहां पर भी एक एम्फेसाइजेस मिलता है, जोर दिया जाता है, एम्फेसाइजेस, जोर दिया जाता है कि जो राजा है, किंग है, ठीक है, किंग क्या है? ज्यादातर अपने ऑफिशियल्स को एक्सेस वे में, एक्सेस वे में, एक्सेस में एक्सेस करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक्सेस और एक्सेस में क्या डिफरेंस होता है? ई एक्स सी ई एस एस और ए सी सी ई एस एस, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले बताओ। बताओ। एक्सेस मतलब क्या हुआ? ई एक्सेस यहां पर हुआ, बताओ। ज्यादा ज्यादा, अधिक मात्रा में। और एक्सेस मतलब क्या हुआ? अवेलेबिलिटी। अब अभी याद करो, मैंने आपको बताया था, जैसे अभी आगे और आपको समझ में आएगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि जैसे स्पाइस होते थे इनके, ठीक है, जो हमेशा जो भी जनता के बीच चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन किसको मिलती थी? राजा को। ठीक है, वैसे ही इनके अभी हमने युक्ताज देखे थे, ठीक है, और भी ऐसे अन्य ऑफिसर्स दिखेंगे, काफी ऑफिसर्स दिखेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, खासकर जब हम मॉरियंस पढ़ते हैं तो उसमें आपके एग्जाम के लिए आपसे जरूर पूछा जाता है, जैसे ये एक्स ऑफिसर जो है वो किस चीज का इंचार्ज होता है, वाई ऑफिसर किस चीज का इंचार्ज होता है। इस तरह से आपको दिखेगा कि जो राजा होता था वो अपने अधिकारियों में बहुत ज्यादा निर्भर होता था। क्या मेरी बात समझ में आई? राजा अपने अधिकारियों पे अधिक मात्रा पे निर्भर होता था, और ये बात हमें रॉक एडिक्ट 6 से पता चलती है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? सर ये दोबारा बताना एक बारी मैंने कहा जो राजा होता था वो अपने अधिकारियों पे अधिकतम निर्भर होता था। मतलब वो अपने अधिकार, हर पॉइंट के लिए, हर पोर्टफोलियो के लिए उसने एक अधिकारी बनाए थे। तो ज्यादा से ज्यादा उसने हर चीज में अधिकारी नियुक्त करे हुए थे, और वो डायरेक्ट अपने अधिकारियों से एक्सेस कर लेता था। इसको देखो, समझाने का एक और तरीका है मेरे पास। कल ही मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ाई थी। पीएम है, पीएम के नीचे क्या होता है? कैबिनेट। होते नहीं होते? और कैबिनेट के नीचे क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ। कल ये पढ़ा था हमने कुछ इस तरह का, मानते हैं ये बात? है ना?
और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कोई कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं, जो डायरेक्ट किसके टच में होते हैं? प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आज के हिसाब से, तो पीएम के डायरेक्ट टच में ज्यादातर कैबिनेट वाले होते हैं, और ऑटोनोमस तो हमारे एक आध दो ही होते हैं, ज्यादा तो है नहीं। तो ज्यादातर आज के समय में पीएम के संपर्क में बहुत कम लोग होते हैं, वो ज्यादातर कैबिनेट वाले ही होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं, या इनके नीचे जो डिपार्टमेंट वाले अधिकारी होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं ना, जो डिपार्टमेंट्स के मुखिया होते हैं, जैसे जो भी आईएएस लेवल के लोग होते हैं, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं, वो लोग पीएम के टच में नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्लियर हो रहा? ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री में ले रहा हूं, होम मिनिस्ट्री, ध्यान से देखना, होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्ट्री के अंडर काफी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, राइट? काफी बड़ी मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। और वैसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के नीचे होगा एक रॉ डिपार्टमेंट। रॉ का नाम सुना है आपने? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो काम कर रहा होगा, किसी डायरेक्टर के अंडर काम कर रहा होगा। इसका एक डायरेक्टर होगा ना, जो एक आईएएस अधिकारी होगा। मानते हैं बात? है ना? अब ये डायरेक्टर एकदम ज्यादा रिपोर्ट होम मिनिस्टर को करेगा, या डायरेक्ट अपने राजा के संपर्क में रहेगा? बताओ। होम मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर। ऑब्वियसली वो पीएम के एकदम संपर्क में नहीं आ सकता ना। पर अशोका के समय पे हमें रॉक एडिक्ट 6 से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा राजा है, जो हमारा राजा है, ध्यान से देखना, जो हमारा राजा है, जो हमारा राजा है, ये डायरेक्ट सब ऑफिसर्स के संपर्क में रहता था, एक्सेस वे में निर्भर रहता था, हर चीज से डायरेक्ट संपर्क करता था। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ज्यादा भरोसा नहीं करता, वो हर किसी के संपर्क में रहता था, और अपने हर ऑफिसर को वो ज्यादातर इस्तेमाल करता था। क्या मेरी बात आप पकड़ पाए? तो रॉक एडिक्ट 6 से हमें क्या पता चलता है कि जो राजा है वो अपने ऑफिशियल्स पे ज्यादा निर्भर रहता था, एक्सेस वे में एक्सेस करता था। आप समझ में आया सबको? यस और नो? यस। बाकी लोग को? यस। अब जो ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, जहां पर मैंने आपको एक वो राधा गुप्त वाली बात बताई कि राधा गुप्त कैसे अपने है ना राजा को हेल्प कर रहा है, राजा मतलब अशोका को हेल्प कर रहा है कि गद्दी पे बैठे। और ये जो मैंने बात बताई कि राजा जो डायरेक्टली अपने हर युक्ता यानी कि ऑफिशियल्स पे निर्भर डायरेक्ट जा रहा है, ये दोनों बातें हमें अर्थशास्त्र में भी बताई गई है। अर्थशास्त्र में साफ कहा गया है कि जो राजा होगा, किंग होगा, वो अपने अमात्य जो है, उसके अमात्य जो है, उनके डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। जितना वो ज्यादा अमात्य पे संपर्क में रहेगा, बिचौलों को गायब करेगा, मीडिएटर को गायब करेगा, राज्य के लिए उतना अच्छा होगा। तो ये मैच कर रहा है, ये अशोका की रॉक एडिक्ट 6 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? बताइए। मैंने क्या कहा? अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा जितना अपने अमात्य से संपर्क में रहेगा, चाहे वो अमात्य बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, ठीक है, या कोई भी अधिकारी, उसके संपर्क में राजा को रहना चाहिए डायरेक्ट। और दूसरी बात यह है, अर्थशास्त्र में यह भी बताया गया है कि राजा वही बनेगा जो सक्षम होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा का जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा, नहीं, राजा वही बनेगा जो सबसे सक्षम है, ठीक है, युद्ध में, ज्ञान में, सब में सक्षम है। तो इसीलिए तो जो राधा गुप्त था उसने अशोका को फेवर क्यों करा? उसने देखा कि इसके 100 बच्चों में सबसे पावरफुल कौन है? अशोक। अशोका। तो राधा गुप्त ने ये डिसाइड किया कि ये बनेगा, और अशोका सबसे सक्षम था। हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि इसने कितने भाइयों को मारा? 99। अब सोचो, और एक को छोड़ दिया। छोड़ने वाला कौन था? किस्सा। तो इससे पता चलता है दिस इज मैचिंग विद द अर्थशास्त्र। अब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत बात है। तो हमने 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट, केपेबल राजा ही गद्दी पे बैठना चाहिए, तो इसीलिए अशोक बैठा, यहां पर राधा गुप्त ने उसकी मदद करी। दूसरा, राजा को अपने हर अमात्य या हर ऑफिशियल के साथ, अमात्य हो या युक्ताज हो, उनके टच में होना चाहिए। तो वो भी हमें दिखता है कि ऐसा मैनेजमेंट हमें दिखता है। रॉक एडिक्ट 6 से हमें पता चलता है कि ये अपने जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको एक्सेस वे में, एक्सेस मतलब ज्यादातर क्या कर रहे हैं ये? एक्सेस। क्या मैं समझा पाया? यस और नो? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर एक्सेस वे में एक्सेस करना अच्छी बात है, जो अर्थशास्त्र में भी हमें बताया गया है, और जिससे हमें दिखता है कि मौर्यन साम्राज्य इतना फैला,
तो सर आज हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आज का जो सिस्टम है हमारा, उसमें हमने ऐसा क्यों बना रखा है कि जो प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे, वो हर किसी से अवेलेबल नहीं होते हैं। पीओ में ऑफिस जाना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। तो आजकल हमने ये क्यों नहीं अपनाया होगा बताओ? आंसर है? और आंसर है आपके पास, जरा सोचोगे ना आंसर निकल आएगा। सर एक बार सर क्वेश्चन। पॉपुलेशन। पहले तो क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया ना। हाँ जी सर, एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मौर्यन साम्राज्य में आपको क्या दिख रहा है कि ये दिख रहा है कि राजा जो है वो अपने हर मंत्री या हर ऑफिसर्स के संपर्क में है। और जो हमें अर्थशास्त्र में भी दिखता है कि जो हमारा कौटिल्य है उसने भी यही प्रिस्क्राइब किया है, वो राज्य के हित में होगा। ठीक है वर्षा जी? हाँ जी सर। और इसका परिणाम भी हमने देखा, मौर्यन साम्राज्य कितना फैला आपने देखा ही है। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि इसको आज हम क्यों नहीं, इस प्रणाली को, इस तंत्र को, इस सिस्टम को आज हम क्यों नहीं अपनाते कि पीएम साहब हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएं? सर पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ पर। जैसे पॉपुलेशन है उसको भी ऐसे कंट्रोल, मतलब अगर देखना है, अगर सबकी बात सुननी है, सबको एक में रखना है, तो एक जो पीएम है वो काफी नहीं है। तो उन्होंने इसलिए अपने जैसे पोर्टफोलियोज को डिवाइड किया गया है और अलग अलग जैसे मिनिस्टर्स को काम दिया गया है जिससे कि वो इन टच में भी रहे। जैसे हमने कल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात की थी, उसमें हम्म। डाइवर्सिटी की वजह से वो कह रहे थे कि हमने मतलब सबको कलेक्टिवली लेके चलना है। मतलब यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, तो अगर हम सबको जैसे हर चीज में, यहाँ पर कास्ट में है, रिलीजन में है, अब सबको एक साथ लेके चलना है, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड की, तो इसलिए उन्होंने काम को डिवाइड कर रखा है, ना कि एक ही इंसान उस पे मतलब लायबल रहे उस चीज के लिए। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर है? जैसे इसमें जैसे हमने देखा था कि एब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट था कि भाई राजा मोनार्की की तरफ ज्यादा सपोर्ट्स करता था, और अब के तंत्र में देखे तो अब की उसमें डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, सभी को अपना अपना पोर्टफोलियो दिया गया है। देखो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं ना, ठीक है, पर आप सिंपल सी बात है, क्या मैं कह सकता हूं आज का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स, लेजिस्लेटिव। ऐसा है ना सिस्टम। हाँ जी सर। और मिनिस्टर्स किसका एग्जाम्पल होते हैं, ऑल्दो दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव आल्सो, बट दे आर बेसिकली, अगर वो मिनिस्टर हैं तो किसका पार्ट बन जाता है? एग्जीक्यूट। अब असल में क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जो भी काम करते हैं, एक तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कलेक्टिव, है ना, बिल्कुल सही कहा। और ये कलेक्टिव काम आपको संसद में रखना होता है, जो भी ये काम करते हैं कहाँ रखना होता है? संसद में। और संसद में विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, मानते हैं ये बात आप? लेजिस्लेटिव का मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पर विपक्ष के लोग भी तो बैठे हैं, सारे के सारे एमपी हुए ना। अब एमपी चाहे सरकार में है या नहीं है, एमपी तो हुए, वो मानते हैं। तो राहुल गांधी क्या सरकारी आदमी है, सरकार में है वो? नहीं। यस। पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सरकार में कहाँ है भाई? मेंबर ऑफ राहुल गांधी, हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट। अब मुझे बताओ कि होता क्या है, आज के समय में हमारा सिस्टम ऐसा है, जितना भी सरकार यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है या एग्जीक्यूटिव का राजा प्रधानमंत्री है, वो जो भी काम करेंगे उसका जवाब उनको कहाँ देना है? संसद में। मानते हैं बात? जो भी वो काम कर रहे हैं उसका जवाब कहाँ देना है? संसद में। क्या उस समय राजा को कहीं जवाब देना होता था? नो सर। है ना, राजा को कोई जवाब नहीं देना है। तो राजा, आज हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि क्योंकि इवेंचुअली सारा जवाब जनता के पास जाना है। वो जो भी काम करेंगे वो जनता के पास जाना है, इसीलिए हर बात प्रधानमंत्री के पास पहुंचे ये जरूरी नहीं है। यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें लिया गया। अब मुझे उम्मीद है एकदम समझ में नहीं आया होगा, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, ठीक है, ये देखो, ये है आपकी पोर्टफोलियो। यहां पर होम मिनिस्ट्री रख लो, यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री रख लो, यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री रख लो, यहां पर रेलवेज रख लो। ठीक है, इस तरह से रख लो। ठीक है भैया, अब इसके नीचे तो सारा चार्ट बनेगा, मानते हो ये बात? है ना, जितने भी आएंगे ऐसी तो आएंगे, मानते हो ना ये बात? और एक आध जो ऑटोनोमस मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट हमारे राजा के संपर्क में होगी। अभी राजा को मैं प्रधानमंत्री मान रहा हूँ, ठीक है, हमारा राजा कौन? प्रधानमंत्री, रियल तो वही है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जितना भी कार्य होगा, जितना भी ये फैसले ले रहे हैं, कुछ भी फैसले ले रहे हैं, ठीक है, इवेंचुअली ये जितना भी काम हो रहा है ये डायरेक्ट काम कहां रखा जाएगा? संसद में। मानते हैं ये बात? यस और नो?
जितना भी ये लोग काम करेंगे, जो भी इनको पैसा चाहिए, क्या ये पैसा संसद से ही पास कराना पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ सर। आर्टिकल 1110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, आर्टिकल 114 याद आ रहा कुछ? यस सर। सबसे पहले एक विधेयक रखा जाएगा, फिर उसको पास कराने का मतलब क्या होता है कि उसको सब बताना पड़ता है, हम ये कर रहे हैं, हम यहां से ये करेंगे, ये पैसा हमें चाहिए। तो ये पैसा कहां से निकाला जा रहा है? पीएम के कहने से निकाला जाता है या संसद के कहने से? बताइए, कौन निकाल सकता है सीएफआई से पैसा, संसद या पीएम? संसद। ठीक हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो जवाबदेही पीएम की बनती है या संसद की बनती है? मतलब जवाब कहां देना है, पीएम को देना है या संसद को देना है? संसद। संसद को देना है। ये चीज समझ में आई ना सबको? तो इसीलिए अब मैं आपको समझा रहा हूं कि उस समय क्या होता था, ऐसा तो सिस्टम होता नहीं था। आजकल ज्यादा जो राजा है वो लोग हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है। लोग तो पीएम क्या करते हैं, पीएम को हर चीज में नहीं जाना, पीएम यहां पर ऐसे कैबिनेट बन जाते हैं। तो पीएम इनके संपर्क में रहते हैं, हर ऑफिशियल के संपर्क में नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर पीएम हर किसी के संपर्क में आ गए, हर किसी के संपर्क में आ गए, तो ठीक है, ये नॉलेज पीएम के पास चले गई। पीएम अगर हर किसी के संपर्क में आ गए तो ये नॉलेज किसके पास चले गई? पीएम के पास चले गई। पर क्या फायदा, इवेंचुअली ये नॉलेज कहां जानी है? इवेंचुअली ये नॉलेज कहां जाएगी? संसद के पास। तो नॉलेज जब संसद के पास ही जानी है, हर चीज में संसद के पास जाना है, तो हर नॉलेज पीएम के पास क्यों जाए? क्योंकि आज का सिस्टम क्या है, सबसे ऊपर कौन है? संसद। अब आई नो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कौन कर सकता है, पीएम या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट। तो मैंने क्या समझाया आपको, ध्यान से देखा आपने, आपने ये देखा कि इवेंचुअली नॉलेज तो सारी कहां जानी है? सारी डिटेल संसद के पास जानी है, क्योंकि पैसा भी तो संसद से ही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज में, यानी कि पीएम के पास हर इंफॉर्मेशन हो, उसका क्या फायदा? इवेंचुअली नॉलेज तो यहां जानी है। पर उस समय क्या होता था, जो राजा होता था उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। और चाणक्य ने कभी भी लोकतंत्र की बात कहां करी है? उसने चाहे परिषदी की बातें करी है, पर उसने परिषद में सबसे ऊपर किसको बनाया है? राजा को। क्या आपको लगता है कौटिल्य ने लोकतंत्र को सपोर्ट किया है? लगता है आपको? नो सर। है ना, कभी अभी पढ़ेंगे, अभी देखना कौटिल्य, तब आपको और समझ में आएगा। तो यहां पर क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि इवेंचुअली सारी की सारी डिटेल जो है वो तो संसद के पास जा रही है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। और लोगों का सबसे बड़ा मंदिर क्या है, राजा या संसद? संसद। है ना। तो नॉलेज तो सारी यहां जानी है। इसीलिए हमारे आज के समय में जो पीएम साहब है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी अधिकारी के वो टच में रहे, क्योंकि इवेंचुअली इंफॉर्मेशन कहां जानी है? ऑब्वियसली कहां जानी है? संसद में। तो ये चीज क्लियर हुआ आपको? माइंड में घुसी कुछ चीजें? यस और नो? एक बार यस बताइए। सर। ठीक है, गुड। अब एक टॉपिक और कर लेते हैं फटाफट पूरा। अब सिमिलिटी आपने देख लिया, सिमिलिटी में दो चीजें हमने देख ली। एक, सक्षम ही आगे बढ़ना चाहिए, तो राधा गुप्ता वाली बात हमें दिखती है, तो अशोका बैठा, ठीक है। और यहां पर इसने अशोका ने अपने एडिक्ट्स में भी ये बोला था कि राजा वही बनना चाहिए जो राजा बनने योग्य है, ठीक है। और ये बात अर्थशास्त्र में भी लिखी है। और दूसरा में क्या दिखता है, दूसरा में क्या दिखता है, दूसरा में क्या दिखता है कि इजीली एक्सेसिबल, एक्सेस वे में एक्सेस करना, एक्सेस वे में एक्सेस करना। और यही बात हमें चाणक्य से भी पता चलती है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जरा आपके प्री में बहुत काम आएगा, प्री और जो आपके अदर एग्जाम होते हैं। ऑफिसर्स डिटेल्स एज पर अर्थशास्त्र। पहले अर्थशास्त्र में देखते हैं किन किन ऑफिसर्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर पूछते हैं और इससे किससे रिलेट करता है, ठीक है। आप ये भी देखोगे कि अर्थशास्त्र में क्या बता रखा है, कौन कौन से ऑफिसर का जिक्र कर रखा है। तो सबसे पहले जो है, जो ऑफिसर है वो है, एक सेकेंड गाइस, समा, SAMA, समा, हर, हर, HARTRI, हरत्री, समा हरत्री। ये क्या होता था, अर्थशास्त्र में इसका नाम है समाहर्त्री। ये होता था, आजकल का समझ लो डीएम। क्या मैं डीएम को कह सकता हूं चीफ कलेक्टर होते हैं ये राज्य के, होते हैं चीफ कलेक्टर, मानते हैं? यस सर। क्योंकि आपके एसडीएम भी तो होते हैं, है ना, वो भी अपने कलेक्टर लेवल के ही होते हैं। पर चीफ कलेक्टर हमारे कौन होते हैं, डीएम साहब।
तो समाहर्त्री जो होते थे वो चीफ कलेक्टर होते थे, और आज के हिसाब से मैं कह रहा हूं आजकल आप इसको डीएम के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके समर्थत्री। क्लियर हो गया? दूसरा ऑफिसर है आपका, जो दूसरा ऑफिसर की बात हमें मिलती है अर्थशास्त्र में, वो है आपके डॉ, DAU। DAU व सर ये जो समाहर्त्री कहा गया है ना सर, ये क्या सेंटर पॉइंट करता था? यानी कि आप पूछ रही हैं कि क्या ये सेंटर में बैठता था? यस। मतलब ये सर, जैसे सर हमने वहाँ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों पढ़ा है, तो सर जो हम डीएम का रेफरेंस यहाँ ले रहे हैं समाहर्त्री से, तो वो अपॉइंट कैसे होता था मतलब? देखो अपॉइंट कैसे होता था, क्या होता था, हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो अभिलेखों में लिखा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। दूसरी बात है, आपने पूछा, देखो अभी तो मैंने बताया कि चाहे कोई भी युक्ताज होता था, कोई भी ऑफिसर होता था, या कोई भी अमात्य होता था, मंत्री, वो डायरेक्ट किसके संपर्क में रहता था? राजा। अब यानी कि समर्त्री जो है वो डायरेक्ट किसके संपर्क में रहता होगा? राजा। आजकल डीएम किसके डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं? सेंटर। नहीं तो डीएम सीएम के अंडर रहते हैं। कल आज जब डीएम हो जाओगी, आईएएस क्वालिफाई कर दोगी, तो आप ऑल दो सेंटर के द्वारा अपॉइंट होगी, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। आप रिपोर्ट किसको करोगे? पीएम को या सीएम। सीएम को? सीएम। पर उस समय क्या था? चीफ कलेक्टर, यानी कि समर्थरी किसको रिपोर्ट करेगा? राजा। समझ रही हो फर्क? तो यानी कि कंट्रोल तो सारा सेंट्रलाइज्ड है ना। यस सर। देखो तभी तो मैंने जो इससे पहले पढ़ाया उसमें थोड़ा समय लिया, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, वरना चीजें बहुत गड़बड़ कर जाएंगी। तो ऑफिसर कोई भी हो, अमात्य हो, चाहे वो युक्ताज हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ऑफिसर हो, किसके संपर्क में रहते थे? राजा। तो फिर यू गॉट द पॉइंट। यस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दौवरिका। DAUVARIKA, दौवरिका। ठीक है, ये कौन होता था? ये होता था आपका चीफ ऑफ द पैलेस अटेंडेंट्स। जो पैलेस में जो अटेंडेंट्स होते थे उनका क्या होता था? ये चीफ होता था। कौन? दौवरिका। क्या मैं समझा पाया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब इसमें तो आपको बस रट्टा ही मानना है, ठीक है? ANTA, ठीक है, अंत रावा, RAVA, रवा शिका, अंत रवांशिका। ठीक है, ANTA RAVA MSHIKA। ठीक है, ये कौन होता था? ये होता था चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड। ठीक है, और होते थे आपके, नेक्स्ट होते थे, एक और है आपका अध, ADH, अध यक्षास, यक्षास, ADHYAKSHAS। प्लूरल है, यानी कि ये क्वांटिटी में काफी लार्ज होते थे। ठीक है, ठीक है, और लार्ज है तो ऑब्वियसली ये थोड़े जूनियर होंगे। तो ये क्या होते थे? डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड। और आपको पता है आज के समय में, इन टुडेज वर्ल्ड, डिपार्टमेंटल हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। कौन होते हैं? जो क्या होते हैं, किस लेवल के होते हैं ये लोग? है ना, डायरेक्टर्स बनते नहीं हैं जो IAS क्वालिफाई कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस। अब एक और है, अब हम एक ऑफिस की बात करेंगे। एक ऑफिस है जिसका नाम है अक्षा, AKSHA पाताल। अक्ष पाताल, ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये एक ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है ये, पहले तो याद रखना। अक्ष पाताल एक ऑफिस है। ठीक है, और ये ऑफिस कहां होता था? ये कैपिटल में होता था, जो भी राजधानी है वहां होता था ये ऑफिस, इन दी कैपिटल। और ये क्या होता था? यहां पर क्या होता था? और इस ऑफिस में यहां पर होता था
रिकॉर्ड रखे जाते थे, जितने भी रिकॉर्ड होते थे जमीन से संबंधित या लोगों से, जो भी ऑफिसर्स हैं या लोगों से संबंधित जो रिकॉर्ड होते थे वो रखे जाते थे। और यहाँ पर क्या होते थे, ये एक ऑडिट ऑफिस भी था। देखो ऑडिट होता था उस समय, देख रहे हो यहाँ पर, जैसे आज के समय में देखो क्या होता है, तहसील होती है ना, तहसील जानते हैं ना आप लोग, यस पूरे रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं, तहसील तहसील में रखे जाते हैं ना। तो उसी तरह से ये है आपका अक्षपताल। क्या मैं समझा पाया, ये सुन लो, यस सर। ठीक है। तो ये है, तो यहां पर रोकते हैं इसको, ज्यादा नहीं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्यों मैं इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि याद रखना आर्यंस को भी आपने देखा होगा हमने बहुत डेप्थ पढ़ा, साथ में हम मौर्यंस को भी बहुत डेप्थ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दो अगर आपने मास्टरी कर ली, ये दो अगर आप अच्छी तरह समझ गए, फिर आगे सब इजी है। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री तो मैंने बता रखा है, वो तो सिर्फ लड़ाई है, तो उसमें तो इस्लाम आ जाता है, लड़ रहे हैं आपस में, राजपूत लड़ रहे हैं, वो सबसे भयंकर होती है एंशिएंट हिस्ट्री समझना। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप उपेंद्र सिंह को उठाते हैं तो उपेंद्र सिंह की बुक के आगे क्या लिखा है, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, क्योंकि एंशिएंट का ही जो कॉन्सेप्ट है वो अर्ली मिडिवल में जाएंगे नहीं जाएंगे, बताइए। यस तो इसीलिए ना, तो एंशिएंट में आप देख रहे हो कि मैं क्यों आपको इतना एंशिएंट इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपकी हिस्ट्री में पकड़ा जाए। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पता है वो तो 10 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाती है, अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग हो चुकी है तो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सर अभी हिस्ट्री तो बहुत लंबी चल रही है हमारी, पर ये हमेशा सोचना कि हम नॉलेज कितनी अच्छी गेन कर रहे हैं, राइट। मिडिवल हिस्ट्री 10 दिन में खत्म हो जाती है। आइए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है पूरा अभी से अभी तक हम पूरा देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ लिटरेचर, और हमने इसमें कितनी लिटरेचर उठाई थी, मेन सोर्स कितने थे, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोका के एडिक्ट्स, और इन तीनों में लिमिटेशन थी नहीं थी। फिर मैंने बात करी थी स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसा था, जहां पर हमने मिक्सिंग करी थी किसकी, एक तो गेरार्ड की प्लस रोमिला थापर की। अभी मैंने कहा ना, या तो आज के न्यूज़पेपर में कल के ऐड में देखना एक बार, रोमिला थापर का नाम आया हुआ है, वो खुश नहीं है जो नया सिलेबस है ना। फिर मैंने चर्चा करी तीसरे में करी कि डिफरेंस बिटवीन अंपायर की बात करी थी मैंने, बिटवीन अंपायर, मैं इसलिए लिख रहा हूं इसको दोबारा से, जिससे कि आपको कहीं पर भी लगेगा ये टॉपिक में थोड़ा भूल सी गई हूं, तो उसके पीछे दो ही रीजन है, आपने अच्छे नोट्स नहीं बनाए हैं और रिवीजन नहीं किया है। चौथा है आपका कौटिल्य का मेमोयर। एक बार फिर मुझे बता दीजिए मेमोयर का क्या मतलब होता है, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में क्या डिफरेंस है। स्पेशल में ऑटोबायोग्राफी होती है स्पेसिफिक। हाँ, ऑटोबायोग्राफी का स्पेसिफिक जो होता है वो मेमोयर होता है, ये सुनो। पांचवा है आपका सप्तांग, एक्सक्यूज मी, सप्तांग, ठीक है। और अंग को मैं और क्या लिख सकता हूं, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। और फिर मैंने कहा एब्सोल्यूट मोनार्की की हमने बात करी थी, यहाँ पर किस तरह का हमें दिखता है एब्सोल्यूट मोनार्की, कैसे पता किया था हमने, क्योंकि हर एडिक्ट में किसका नाम आ रहा है, अशोका का, ये देखा ना। फिर हमने देखा कुछ हमने यहाँ पर ये देखा था सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी बिटवीन एक सेकेंड, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी किस किस के बीच, एडिक्ट और अशोका एडिक्ट, एडिक्ट्स वर्सेस अर्थ शास्त्र, ठीक है। फिर हमने कहीं ना कहीं किसकी बात करी, काउंसिल्स इन डिफरेंट लिटरेचर। याद करिए यहां पर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की भी सभा की बात करी है, बताओ किस साहित्य से उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा, महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि, ठीक है। और अंत में आज हमने पढ़ा है ऑफिसर्स डिटेल एज पर अर्थ शास्त्र, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा था सुमाहत्री हमने देखा, समनिधत्री हमने देखा, दौवरिका हमने देखा, अंतरामशिका हमने देखा, और अक्षपताल देखा। अक्षपताल एक ऑफिसर नहीं है, वो क्या है, एक ऑफिस है। अक्षपताल क्या है, ऑफिस है। तो अपने नोट्स जो बना रहे हो ना, इसी हेडिंग में बनाओ, जैसे ये मैंने हेडिंग बताई, यहीं पर नोट्स बनाओ, फिर दूसरी हेडिंग मैंने बताई, वहां पर नोट्स बनाओ। ये आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ना, आपके नोट्स इतने निखर के आएंगे ना। तो इस तरह से नोट्स बनाओ, रिकॉर्डिंग सुनते रहना नोट्स बनाते समय, ठीक है। हमें तो बेनिफिट है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रिपीट करते रहो, 2x में लगा दो, स्पीड बढ़ा दो, राइट। चलिए फिर गाइस, क्लियर हो रहा ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई। यस सर। चलो फिर, चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय